बेटा आप लोगों को याद होगा जब हमने बात शुरू की थी, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की पहली वीडियो जब देखने को कही थी, तो उसमें मैंने प्लांट्स की एक खास किस्म की डिवीजन की हुई थी। आपको याद होगा किंगडम प्लांटी जो है, उसमें मैंने एक खास किस्म की डिवीजन बनाई थी जिसके बारे में हमने बात की थी कि जब पहली डिवीजन हम करते हैं, ये कोई डिवीजन जो है ये वो वाली डिवीजन नहीं है जो डिवीजन उसकी होती है क्लासिफिकेशन, जो असल में टेक्सोनॉमी है, ये असल टेक्सोनॉमी नहीं, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए दो तरह से प्लांट्स को इनिशियली पढ़ना शुरू करते हैं। एक वो होते हैं जिनको आप कहते हैं नॉन वेस्कुलर यानी ब्रायोफाइट्स, और दूसरे वो होते हैं जिनको आप कहते हैं वेस्कुलर यानी ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पानी में रहना या पानी रिप्रोडक्शन के लिए पानी रिक्वायर होना कोई क्राइटेरिया नहीं है ब्रायोफाइट होने का, क्योंकि आपने तो उस तरह ट्रैकियोफाइट्स पढ़े ही नहीं। आप अगर ट्रैकियोफाइट्स पढ़ते तो आपको अंदाजा होता कि ट्रैकियोफाइट्स को भी अपना स्पर्म एग तक पहुंचाने के लिए वाटर चाहिए होता है, ट्रैकियोफाइट्स को भी, चाहे वो ट्रैकियोफाइट्स है चाहे वो ब्रायोफाइट्स हैं। तो पानी रिक्वायर होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रायोफाइट होने के लिए, ट्रैकियोफाइट होने के लिए। असल रिक्वायरमेंट है कि उसके पास वेस्कुलर बंडल है तो वो ट्रैकियोफाइट है, और अगर वो उसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है तो वो ब्रायोफाइट है, ठीक है। वेस्कुलर यानी ट्रैकियोफाइट्स जो होते हैं उनकी आगे हम जो है वो मजीद डिवीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनमें जो है वो दो मेजर डिवीजन बनाते हैं। एक होते हैं नॉन सीडेड, या इसको आप मोर पर्टिकुलरली कहते हैं सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। सीडलेस प्लांट्स, अगर आप अपनी बुक में डिवीजन देखते हैं तो आपको सीडलेस प्लांट्स में चार तरह के जो हैं वो नजर आते हैं। एक वो जिनको आप कहते हैं, बल्कि पहली तीन क्लासेस आती हैं। साइलॉप्सिडा, ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन से दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। साइलॉप्सिडा, उसके बाद लाइकोप्सिडा, ठीक है, उसके बाद आपके पास आएंगे फिनोप्सिडा, और एक आखिरी ग्रुप जो है ना टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के सिर्फ क्लास फिलिसिनी, सिर्फ क्लास फिलिसिनी वो इसमें आएगा, ठीक है। ये तीन, इनमें से कोई भी चीज आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। सीडलेस प्लांट्स। दूसरी टाइप के वेस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं जिनको आप कहते हैं एक्चुअली स्पर्मेटोफाइट्स। इनको आप स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, और स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं इनको आप सीड वाले प्लांट्स भी कहते हैं। बेटा याद रखिए, स्पर्म का मतलब होता है सीड, फाइट का मतलब होता है प्लांट, तो स्पर्मेटोफाइट वो प्लांट जिनके अंदर सीड मौजूद है। तो जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनको जब आप आगे डिवाइड करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि बेटा दो तरह के सीड्स होते हैं। एक वो जो विदाउट फ्रूट है, जिनके बाहर कोई फ्रूट नहीं है, जिनके बाहर फ्रूट की कवरिंग नहीं है, आप यूं कह लीजिए विदाउट फ्रूट कवरिंग, ठीक है। इनको आप कहते हैं इनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, विदाउट कवरिंग, अनकवर्ड, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो विद फ्रूट कवर्स होते हैं, विद फ्रूट कवर्स, और उनको आप कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, विद फ्रूट कवर्स। और ज्यादातर ये फ्रूट कवर्स जो हैं इनको आप इन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और असल में ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। सारे प्लांट्स में हरगिज फ्लावर नहीं बनता। जो एंजियोस्पर्म्स हैं सिर्फ यही होते हैं जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं, यानी जिनमें जो है वो फ्लावर लगते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये फ्लावर प्लांट्स होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक डिवीजन बनती है जो ओवरऑल प्लांट्स की होती है। हाँ, अगर आपने जिम्नोस्पर्म्स देखना है तो सबसे बेसिक जिम्नोस्पर्म जो है जो आपको मिलेगा वो है वो जो कि हमें नसीब नहीं होता, और वो कौन सा है? चलगोजा। बेटा ये ज्यादातर वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो असल में पाए जाते हैं, आप इनको यूं कह लीजिए कि जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनको बेसिकली आप कहते हैं पाइनस, PINUS, पाइनस, पाइनस। और इनको आप एक और नाम भी देते हैं, मैं अभी यहाँ पर लिख के अगली शीट पे इसको जो है वो ट्रांसलेट करता हूँ। इनको आप कोनीफर्स भी कहते हैं। कोनीफर्स कौन से होते हैं? जिन पे कोन्स लगती हैं, आप लोगों ने यकीनन देखी होंगी वो कोन्स जो कि दरख्तों पर लगती हैं, मरी अयूबिया, नथिया गली वगैरह में जो दरख्त लगते हैं। इवन हम यहाँ लाकर भी उनको ग्रो कर देते हैं, अगरचे वो ग्रो होने के काबिल नहीं होते यहाँ पर, लेकिन उनको हम ग्रो करते हैं, इनके ऊपर लकड़ी की कोन लगती है। मैं आप लोगों को कोन जो है वो दिखा देता हूँ, कोन कैसी होती है। और ओह, लिखा गया की
जो है सोचते हैं कि ये कोन कैसी होती है बेसिकली, और ओहो क्या पाइनस कोन, ये जो कोन होगी ये आपके सामने आएगी, आपको जहन में आ जाएगा कि आपने यकीनन ये चीजें देखी हुई हैं। ये देख लीजिए राइट साइड पे आपके सामने ये कोन मौजूद है, और यही यही वो चीजें हैं जिनके ऊपर बीज लगते हैं। आप अगर इसको देखें ना, चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बीज कहाँ होते हैं। देखें, ये बीज नहीं है, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, मतलब ये तो एक कोन है जो पूरे हाथ में हैंडल हो जाती है, आप कैसे करके आपको होल्ड कर सकते हैं, ये तो एक कोन है। लेकिन ये जो कोन है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो लकड़ी के वो जैसे वो नहीं बने होते, ऐसे हाथ से बने हुए, ऐसे करके हैंड से जो है वो ऐसे जैसे हाथ फैले होते हैं, इनको आप वुडन स्केल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे वुडन स्केल्स हैं जो इसके ऊपर मौजूद होते हैं, ये वुडन स्केल्स हैं, ठीक है। अब ये जो वुडन स्केल है ना, इनके ऊपर पड़ा होता है चलगोजा। मतलब आप यूं कह लीजिए कि ये है, ये ऐसे करके चुल्लू सा बनाया हुआ है, वुडन स्केल ऐसे चुल्लू सा है, उस लकड़ी के कोन के ऊपर एक चुल्लू सा है, और जो सीड होता है वो उसके ऊपर ऐसे मौजूद होता है। मतलब आप यूं कह लीजिए सीड ऐसे ऊपर रखा जाता है, वो रखा नहीं जाता बेसिकली, वो अंदर से प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर मौजूद होता है ओव्यूल, जिसके अंदर एग होता है। स्पर्म जो है वो पोलन के जरिए आता है, स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज करता है। अब ये जो वुडन स्केल है, इसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है, और वही प्रोड्यूस होके जब आप कोन को दरख्त से उतारते हैं तो इसकी हर कोन के वुडन स्केल के अंदर एक एक सीड ऐसे प्लेस हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो ये जो प्लेसमेंट है सीड्स की, असल में ये वो है जो नेकेड सीड्स हैं, यानी इनके इर्द गिर्द कोई फ्रूट नहीं है, बल्कि यही एक हैंड की तरह का वुडन स्केल है जिसके ऊपर ऐसे करके आप पौधे को या इसके जो भी सीड होते हैं उसको आप रख देते हैं। इनमें से हर जो जो कौन प्रोड्यूस करता है, जो जो प्लांट कौन प्रोड्यूस करता है, इनमें से हर एक जो है वो सीड बनाता है। ऐसा नहीं सीड नहीं बनता, सीड बनता है, लेकिन वो ऐसे ऊपर इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो है अपना, इस तरह से इसके अंदर सीड्स जो हैं वो लगते हैं। अब इसमें देखिएगा कि ये तो हो गए कोनिफर्स, यानी वो प्लांट्स, कोन कोन जो है, कोनी तो कोन को रेफर कर रहा है ना। फेरा जो है वो वर्ड फेरन से निकला है, उसका मतलब होता है बेयर करना, उठाना, किसी चीज को कैरी करना, ठीक है। कोनिफर्स कोन बेयरिंग, ऐसे जो कि कोन बेयरिंग हैं, इनके ऊपर जो है वो कोन लगती है, जो कोन प्रोड्यूस करते हैं उनको कोनिफर्स कहते हैं। मैं आपको इसकी जो है वो ट्रांसलेशन लिख देता हूं यहाँ पर। दिस मीन्स कोन एंड दिस मीन बेयरिंग, कोन बेयरिंग, कोन उठाने वाले, ठीक है। सो ये है टोटल जिम्नोस्पर्म, और आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में बस इतनी ही डिटेल है कि इनके ऊपर क्या लगता है और क्या जो है वो इनकी जो है वो किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है। इसके बाद आ जाते हैं जी, हम अगली बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो वाले तमाम इनका हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ना होता है। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो वाले तमाम पौधे हैं कि जिनको आप फ्लावर प्लांट्स कहते हैं। इन पे छोटा बड़ा किसी में भी फ्लावर लगता है, और उस फ्लावर जो है बेसिकली उसको आप कहते हैं स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया, इनमें आप जो है वो एक चीज देखिएगा। सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी जब आपने पढ़ा था, तो उसका रेफरेंस भी अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूंगा। ये तमाम टर्म्स थोड़ी थोड़ी पढ़ के कल हम जो है वो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ये देखिए स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरो का मतलब है स्पोर, फिल का मतलब होता है लीफ। असल में स्पोरोफिल का मतलब होता है, फ्लावर को आप स्पोरोफिल कहते हैं, और फ्लावर को स्पोरोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा लीफ है जो स्पोर बेयर करता है, स्पोर बेयरिंग लीफ, स्पोरोफिल, ठीक है। यानी फ्लावर को स्पोरोफिल कहा जाता है, स्पोर बेयरिंग फिल लिख दिया मैंने, स्पोर बेयरिंग लीफ कहा जाता है फ्लावर को। अच्छा, ये जो फ्लावर होता है ये स्पोरोफिल दोनों तरह का हो सकता है। ये मेगा स्पोरोफिल भी हो सकता है फ्लावर। जी बच्चे, मेगा स्पोरोफिल से क्या मुराद होगा यहाँ पर, आप बता सकते हैं कुछ? और दूसरे जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल। हाँ भाई, ये देखिए मेगा स्पोरोफिल का मतलब होता है मेगा। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेगा स्पोरोफिल का तर्जुमा क्या है। अ लीफ दैट पियर्स लार्ज स्पोर,
जिसके पास बड़ा स्पोर होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए मेल और फीमेल स्पोर में से कौन सा बड़ा स्पोर होता है? जी बच्चे। जी, जो मेल और फीमेल स्पोर है उसमें फीम नहीं, सॉरी गलत कह रहे हैं आप, फीमेल स्पोर बड़ा होता है। मेल और फीमेल स्पोर में फीमेल स्पोर जो है वो बड़ा होता है। तो याद रखिए, मेगा स्पोरोफिल अ लीफ दैट बियर्स लार्ज स्पोर, यानी फीमेल स्पोर। इसका क्या मतलब होगा? मेगा स्पोरोफिल वो वाला फ्लावर होगा या वो वाला लीफ होगा जो कि फीमेल स्पोर बियर करेगा। माइक्रोस्पोरोफिल वो वाला फ्लावर जिसके अंदर कौन सा स्पोर है? मेल स्पोर है। माइक्रोस्पोरोफिल मेल स्पोर बेरिंग लीफ। ठीक है, अब मैं लीफ और फ्लावर को फिलहाल सिर्फ फिल से तर्जुमा कर रहा हूं, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसने मेल स्पोर बेयरिंग किया हुआ है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, ऐसा जिसने फीमेल स्पोर बेयर किया हुआ है उसको मेगास्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो मेगास्पोरोफिल होता है और माइक्रोस्पोरोफिल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात जानिए। सबसे पहले हम यहां पर जो है वो, अच्छा जरूरी नहीं है, एक बात और भी देखिएगा कि जरूरी नहीं है कि फ्लावर मेगास्पोरोफिल हो या माइक्रोस्पोरोफिल हो। याद रखिए कि मेगास्पोरोफिल का मतलब है ओनली फीमेल स्पोर, और माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब है ओनली मेल स्पोर। लेकिन आपको यह भी तो पता है कि फ्लावर वो भी तो होता है, फ्लावर जो है वो मोनोइशियस भी तो होता है, ओनली मेल स्पोर। मोनोइशियस का क्या मतलब होता है कि उसके पास दोनों भी तो होते हैं, एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल, यानी ऐसा फ्लावर, या यूं कह लीजिए कि हम अभी फिलहाल स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी ऐसा लीफ जिसके पास जो है वो स्पोर है। अभी हम ना तो मेगा देख रहे हैं कि मेगा स्पोरोफिल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ना हम माइक्रो देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल देखेंगे सिर्फ यहां पर। यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो स्पोरोफिल है उसके जो है वो स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। ये छोटा सा जो है वो चीज हम समझेंगे यहाँ पर। जो स्पोरोफिल होता है, इसमें जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि दो पार्ट्स होते हैं। एक को आप कहते हैं सेपल्स जो कि ग्रीन होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं पेटल्स जिनको आप कहते हैं कि ये अदर देन ग्रीन होते हैं। और ये बात भी आपको पता है कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इस एक के ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? विच आर कॉल्ड एज नॉन रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। इनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के काम आते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता। सेपल्स और पेटल्स जो हैं, अब इनमें ये बात याद रखिए कि सेपल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर दफा ग्रीन होते हैं, और जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है बॉटनी की उसमें सेपल्स के पोर्शन को आप कहते हैं कैलिक्स, और जो पेटल्स का पोर्शन है उसको आप कलर की रेफरेंस से कहते हैं कोरोला। कोरोला, ठीक है, कैलिक्स कोरोला। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर ये जो लीफ है इसके अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, यानी सॉरी, अगर ये जो फ्लावर है इसके अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, तो बेहतर था वैसे मैं किसी और रंग से बना देता इसको। तो इसके अंदर जो है वो एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं स्टेमन। इसको, इस पार्ट को आप कहते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन ये जो है वो मेल पार्ट होता है, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, याद रखिए जो एंड्रोशियम है इस वर्ड का मतलब ही बड़ा डिफरेंट सा है। ये मैं, मुझे नहीं याद कि आप लोगों को मैंने पहले बताया हो, एंड्रो का मतलब ही मेल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये पार्ट जो है, ये जाहिर है कि अगर इसमें दोनों हिस्से हैं तो याद रखिए कि इसके अंदर एक और पार्ट होगा जिसको कहा जाता है फीमेल पार्ट। ठीक है, और इसको आप वैसे एक लैंग्वेज में कहते हैं कार्पल। ये स्टेमन है, ये कार्पल है। ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसमें आप इसको कहते हैं गायनेशियम, और गायनी का मतलब क्या होता है? फीमेल। ठीक है, तो कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गायनेशियम। जब आप एंड्रोशियम की बात करते हैं ना, ये पूरा पार्ट हो गया स्टेमन, ये पूरा पार्ट स्टेमन है। ठीक है, ये पूरा पार्ट कार्पल है। ठीक है, लेकिन
जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये असल में ये पार्ट होता है एंथर, सॉरी सॉरी, ये पार्ट नहीं, ये पार्ट होता है फिलामेंट। जब आप एंड्रोशियम को डिवाइड करते हैं, स्टेमन ये पूरा कहलाता है, ये पूरा स्टेमन है। लेकिन जब आप इसको एंड्रोशियम कहेंगे तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिलामेंट होता है और जहां माइक्रोस्पोर लगते हैं उसको आप कहते हैं एंथर। एंथर से कुछ याद आया? हाँ जी, एंथर से आपको याद आ जाना चाहिए एंथेरिडियम। नो, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम आप पढ़ के आए हैं ब्रायोफाइट्स में, वो हिस्सा जिसमें मेल पार्ट लगता था। तो इसके अंदर बेटा ये जो एंथर है, इसके अंदर एंथर के फिलामेंट तो उसको जोड़ने के लिए है, जो एंथर है इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर बेटा लगेंगे स्पोर्स लगेंगे, ठीक है। और ये कौन से स्पोर्स लगेंगे? माइक्रोस्पोर्स, यानी मेल स्पोर लगेंगे। और दूसरा पार्ट जो है इसमें आपको अच्छे तरीके से पता है, जो गाइनेशियम है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, फिर दूसरा पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं स्टाइल, और जो तीसरा पार्ट सबसे नीचे वाला इसको आप कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है और इसके अंदर, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप नाम देते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल को जो टेक्निकल नेम है, जो आपने एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में नाम दिया है, वो है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट जहां मेगास्पोर मौजूद हो, यानी एग मौजूद हो। तो ओव्यूल हो गया मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर छोटा सा क्या मौजूद होता है? मेगास्पोर। इसके अंदर छोटा सा मेगास्पोर मौजूद होता है। यानी अब आप इसको अगर एक दफा डिटेल से देखते हैं, अगर आप इसको एक दफा डिटेल से देखते हैं तो आपको पता ये लगता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल। इसका एक पार्ट है जिसको आप कहते हैं गाइनेशियम, यानी कार्पल। उस कार्पल का एक हिस्सा जो है वो उस कार्पल के अंदर एक चीज पड़ी होती है जिसको आप कहते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। और ओव्यूल के अंदर एक चीज पड़ी होती है एग, यानी मेगास्पोर, ठीक है। तो बेसिकली जो एग है वो मेगास्पोर है, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है, और ये किसमें मौजूद है? गाइनेशियम में मौजूद है, मेगास्पोरोफिल। अब ये गाइनेशियम जो है ये मेगास्पोरोफिल का पार्ट है, और जो एंड्रोशियम है यानी मेल पार्ट, ये माइक्रोस्पोरोफिल का पार्ट है। मैंने आपको एक पॉइंट का रेफरेंस दिया था, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। जी बेटा, इस पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में? जल्दी से। जी, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट लेक्चर लिया है कि नहीं लिया है? लेक्चर लिया? ओहो, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट था यार। एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी का मतलब ये है कि सीड बनने से पहले जितने स्पोर होते थे ना, वो जितने प्लांट्स होते थे वो होमोस्पोरस होते थे, यानी सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते थे, एक ही टाइप के, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर। और सिंगल टाइप ऑफ स्पोर किस तरह से कि बोथ मेल एंड फीमेल इंफॉर्मेशन एक स्पोर में होती थी। ये मेल, बोथ मेल एंड फीमेल इंफॉर्मेशन, एक ही स्पोर फेंका, उसी के अंदर मेल पार्ट की इंफॉर्मेशन भी है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट की भी इंफॉर्मेशन है। ऐसे प्लांट्स जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करें उनको होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, ये जो मैंने भी आपको बताया है, ये हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस कैसे है कि ये मेल स्पोर भी प्रोड्यूस कर रहा है अलग से, और फीमेल स्पोर भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हेट्रोस्पोरस होगा। होमोस्पोरस वो जो एक ही तरह का स्पोर प्रोड्यूस करें, मेल और फीमेल पार्ट की इंफॉर्मेशन उसी में हो। अगर आप हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं तो हेट्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोरस होते हैं और मेगास्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोरस वो जो मेल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, यानी छोटा स्पोर, और मेगास्पोर वो जो फीमेल, मेगास्पोरस वो जो फीमेल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये टोटल असल में है, ये जो इस वक्त आपको मेगास्पोरोफिल नजर आ रहा है ना, ये जो आपको स्पोरोफिल नजर आ रहा है, ये हेट्रोस्पोरस है, यानी कि ये दोनों तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है। यहीं से पोलन निकलता है और यहां आकर फॉल कर जाता है, यहाँ अगर फॉल कर जाता है, और यहाँ से आगे फिर वो जाएगा एग तक, और आगे जाकर जो भी उसने प्रोड्यूस करना होगा वो करेगा, ठीक है। जी बच्चे, सवाल है तो बताइए।